बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। माइंड में जो फीलिंग है, उस फीलिंग को एग्जैक्टली इंग्लिश में किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, उसके लिए आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। राइट, आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। कुछ स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, हमारे यहाँ नए पड़ोसी रहने आए, राइट, इस बात को इंग्लिश में एग्जैक्टली बताने के लिए सेंटेंस को कैसे बोलना है, और इसके ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि और कितने तरीके से कहा जा सकता है, और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। हमारे यहाँ नए पड़ोसी रहने आए हैं, सिंपल आप बोल करके देखिए, न्यू नेबर्स हैव मूव्ड इन हियर। देखिए, मूव जो वर्ड है वो कहीं रहने के लिए बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है इंग्लिश में। जैसे अगर मैं ये कहना चाहूं कि मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं, अभी मैं कहीं और हूं, मैं दिल्ली में रहने जाना चाहता हूं, इतना सारे शब्द कहे मैंने हिंदी में, तो सिंपल कहा जा सकता है आई वांट मूव टू दिल्ली। आई वांट टू मूव टू दिल्ली अगर मैंने कहा तो सिंपल सारी बातें आ गई इसके अंदर। मूव का मतलब है मैं वहां जाकर के रहना चाहता हूं। आई वांट मूव टू दिल्ली। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से, इसी बात को अगर आप कहें मैं दिल्ली में जाके रहना चाहता हूं, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वांट टू शिफ्ट इन दिल्ली। आई वांट टू शिफ्ट इन दिल्ली, मूव टू दिल्ली। तो इन कहां लगा रहे हैं, टू कहां लगा रहे हैं, इन चीजों को सीखने का बस एक ही सरल तरीका है। यू जस्ट नीड टू लिसन टू द इंग्लिश, यू नीड टू गिव इट सम टाइम। समय लगेगा थोड़ा सा और सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं है जो हर सेंटेंस पे आप अप्लाई कर दें। उस रूल की तलाश करना छोड़ दीजिए। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश फर्स्ट। पहले आपको सुनना पड़ेगा, और जो रूल्स जितने होते हैं वो ऑलरेडी आपको आते हैं। दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू हियर इन इंग्लिश। सुनते हैं, समझ आ जाता है, इट मीन्स यू अंडरस्टैंड रूल्स। रूल्स आपको पता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट ऑल्टरनेट। इसको और दूसरे तरीके से कहा जा सकता है, न्यू नेबर्स, नए पड़ोसी हैव कम टू लिव इन अ नेबरहुड। New neighbors have come, आए हैं नए पड़ोसी to live in a neighborhood. New neighbors have come to stay in a neighborhood. Neighborhood का मतलब पता है, पड़ोस। कुछ चीजों के साथ हुड लगा दिया जाता है। मान के चलिए, अगर मैं बचपन की बात करूं तो मैं कह दूंगा चाइल्डहुड, अगर मैं जवानी की बात करूं तो मैं कह दूंगा यंगहुड, राइट। अब पड़ोस की बात हो रही है, नेबर का मतलब है पड़ोस, और पड़ोसी पड़ोस जो जगह है पड़ोस, उसको कह सकते हैं नेबरहुड। सो न्यू नेबर्स हैव कम टू लिव इन अ नेबरहुड। हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी रहने आए हैं। Look at the next sentence. New neighbors are moving in the house next to us. देखिए, नेक्स्ट टू अस जो है, जो हाउस हमारे घर से पड़ोस में है, वो नेक्स्ट टू अस भी हो सकता है, जो बिल्कुल बगल वाले घर में आए हैं, राइट। सो न्यू नेबर्स आर मूविंग इन द हाउस नेक्स्ट टू अस। इसको एक नेचुरल तरीके से कहने की कोशिश कही गई है, बात को पहुंचाने की कोशिश करी गई है। इसको बड़ा नेचुरली कहा जाता है इंग्लिश में, न्यू नेबर्स आर मूविंग इन द हाउस नेक्स्ट टू अस, यानी हमारे बगल वाला जो घर है उसमें पड़ोसी रहने आए हैं। इसको यूज करने का तात्पर्य क्या था मेरा, देखिए, अगर हम इस सेंटेंस का हिंदी से मिलान करें तो इसका मतलब हुआ मूविंग इन द हाउस नेक्स्ट टू अस। आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, जबकि वो तो आए हैं रहने के लिए। तो आईएनजी वगैरह लगना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। देखिए, ग्रामर से 10% इंग्लिश बनती है। एक सेंटेंस आपने कई बार कहते सुना होगा लोगों को। एक सेंटेंस में आपको बोल के बताता हूं। मान के चलिए मैं ये कहूं कि मैं यहाँ 5 सालों से रह रहा हूं। मैं यहाँ 5 सालों से रह रहा हूं। आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर लास्ट 5 years। आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर लास्ट 5 years। ये एक बेसिक तरीका हुआ, लेकिन इन दी कॉन्वर्सेशन में आप कई लोगों को कहते हुए सुनेंगे, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। वो ऐसे नहीं कहेगा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। इसको हमको अपने आप समझना पड़ता है कि हाँ, ये कॉमनली स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं कॉन्वर्सेशन में। दोनों का मतलब यही है कि मैं 5 सालों से रह रहा हूं। अब मान के चलिए मैं एक कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा हूं, राइट। तो मैं एक तरीके से बता सकता हूं आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है तो नॉर्मल कह दिया जाता है आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। इसका मीनिंग बन रहा है कि मैंने पास्ट में कभी 5 साल काम किया था। तो अगर आप कहीं किसी इंग्लिश मूवी में या कहीं किसी को नेचुरली बात करते हुए सुने, तो आपको अपना लॉजिक भी लगाना पड़ता है किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। ग्रामर कुछ हद तक हटती चली जाती है, कॉमनली यूज होते हैं कुछ सेंटेंसेस। या तो ये मकान मालिक है, ये किराए पे लिया है। जैसे कि न्यू नेबर्स हैव कम टू लिव इन अ नेबरहुड। हमारे यहाँ पर नए पड़ोसी रहने आए हैं। ये मकान मालिक हैं या घर किराए पर लिया है। हिंदी को हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। हिंदी के शब्दों का मिलान नहीं करना है। आप देखो, सिंपल कह करके देखिए, आर दे होम ओनर्स और रेंटिंग। देखिए, आर दे होम ओनर्स, और है ये आर नहीं है, आर दे होम ओनर्स और रेंटिंग। देखिए, यहाँ पर फिर से हमने आईएनजी लगा दिया।
किराए पर ले रहे हैं का मतलब नहीं है, रेंटिंग का मतलब ये कॉमनली कह दी जाती है ऐसी बातें। कुछ एक सेंटेंसेस मैंने इसलिए यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपको पता चले लहजा। इसको कहते हैं बोलने का लहजा नेचुरली, और हम जो बोलते हैं वो हम इस प्रकार से सेंटेंसेस बोलते हैं ट्रांसलेट करके पूरी पूरी शुद्ध ग्रामर। तो आर दे होम ओनर्स और टेनेंट्स, टेनेंट मतलब ही होता है सिंपल किराएदार। सो आर दे होम ओनर्स और रेंटेड दिस हाउस, इस तरीके से आप कह सकते हैं आर दे होम ओनर्स और रेंटेड दिस हाउस। आर दे होम ओनर्स और रेंटेड दिस हाउस, क्या वो मकान मालिक है या किराए पे घर लिया है, या फिर आर दे होम ओनर्स और टेनेंट्स, क्या वो मकान मालिक हैं या किराएदार हैं। टेनेंट का मतलब ही है किराएदार, राइट। एक सेंटेंस आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करिए, अगला फिर मैं ऑल्टरनेट और लिखता हूं इसका। एक सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिए कि मैं बचपन में किराए पे रहा करता था। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। आप अपने सेंटेंसेस लिखते चला करें। देखिए आप एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे आपको एक मेंबरशिप का बटन दिखेगा। ये एक पेड फीचर है, बहुत ही छोटा सा उसका एक अमाउंट होता है। इसका फायदा क्या है सबसे बड़ा, इसका ये फायदा है कि मान के चलिए आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते समय कोई भी कंफ्यूजन, कोई सेंटेंस, कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, आप उसी पॉइंट पे तुरंत वो टाइम नोट करके अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपने सेंटेंसेस लिख सकते हैं कि ये जो हिंदी का सेंटेंस है मैं इसको बोलना चाहता हूँ। तो जब आप कमेंट करेंगे तो हमें एक बैच दिखता है आपके नाम के सामने कि यू आर अ पेड मेंबर, तो हम उस कमेंट को प्रायोरिटी देते हैं और उसमें आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाया करेगा, राइट। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और एक्टिव रहा करें कमेंट सेक्शन में। सो आर दे होम ओनर्स और टेनेंट्स, क्या वो किराएदार हैं या मकान मालिक हैं। तो सेंटेंस आप प्लीज अपना जरूर लिखिए, मैं बचपन में किराए पर रहा करता था। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, और उसके बाद में इस चीज को देखिएगा, पॉज करके लिखिएगा जरूर, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं हैव यू बॉट द हाउस और जस्ट रेंटिंग, हैव दे बॉट द हाउस और जस्ट रेंटिंग, राइट। बॉट क्यों कह रहे हैं, बाय का ये थर्ड फॉर्म है, और बी आर अगर इसमें लगा हुआ होता तो उसका मतलब होता लाना। दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं, वर्ड बॉट एंड ब्रॉट। अगले वाले को यहाँ पर यूज करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, किराएदार ही लग रहे हैं। अब मैंने अपना एक फीलिंग बताने की यहाँ पर कोशिश करी है, किराएदार ही लग रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ी फीलिंग भरी जाएगी। पहले ये ही हटा के बोलते हैं, जैसे किसी ने पूछा आर दे होम ओनर्स और रेंटिंग, आर दे होम ओनर्स और रेंटिंग दिस हाउस, राइट। किसी ने मुझसे पूछा, अब मुझे कहना है किराएदार ही लग रहे हैं। एक नॉर्मल मैं कह सकता हूं दे लुक लाइक टेनेंट्स, दे लुक लाइक टेनेंट्स, मैंने कह दिया किराएदार जैसे लग रहे हैं। और ज्यादा इसको एम्फेसाइज करने के लिए ये वाला जो ही है, दे लुक मोर ऑफ टेनेंट्स, दे लुक मोर ऑफ टेनेंट्स। जब मैंने कहा मोर ऑफ यानी ज्यादातर उनके अंदर जो उनका व्यवहार वगैरह है वो किराएदार जैसा लग रहा है, किराएदार ही लग रहे हैं। दे लुक मोर ऑफ टेनेंट्स। आप इस चीज को एक ऐसे तरीके से बोल करके देखिए, दे सीम, देखिए यहाँ लुक लगा दिया है, दोनों में फर्क कितना है। लुक जब आपने कहा तो आपने विजुअल अपीयरेंस की बात कर दी, देख के लग रहा है। दे सीम मोर ऑफ टेनेंट्स, ऑब्जर्वेशन की बात कर दी आपने, तो मुझे महसूस हो रहा है, लग रहा है। इट सीम्स डिफिकल्ट, साउंड्स डिफिकल्ट, कॉमनली कहाँ यूज होता है, मान के चलिए कि आपको मैंने एक खाना बनाने की रेसिपी बता रहा हूं मैं, राइट। अब मैं जब बता रहा हूं आपको कि पहले ये डालना, फिर वो डालना, फिर इसके बाद ये डालना, अब आपको कहना यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। जब आपको सुन के लग रहा है तो आप कह सकते हैं साउंड्स डिफिकल्ट। साउंड्स जब यहाँ पर हमने कहा इसका मतलब सुन के महसूस हुआ, राइट। अब मान के चलिए कि अगर कोई चीज को देख करके आपको मुश्किल लग रहा है, मान के चलिए कोई बंदा करतब दिखा रहा है, रस्सी पे चल रहा है, जो पहले चला करते थे सर्कस वाले, अब उस चीज को देख करके आपको कहना है यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो वहां आप साउंड्स डिफिकल्ट नहीं कह सकते, वहां आप देख के लग रहा है लुक्स डिफिकल्ट। और जब आपने यूज किया सीम, इट सीम्स इजी, इट सीम्स डिफिकल्ट, तो सीम का मतलब है अपनी ऑब्जर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, लगना, लगने का कुल मिलाकर के लिटरल वो ट्रांसलेशन है। तो आपके ऊपर है कि सुन के लग रहा है, देख के लग रहा है या महसूस कर रहे हैं आप, तो तीनों में से तीनों इस्तेमाल करेंगे सिचुएशन के हिसाब से आप वर्ड, राइट। सो ऐसा तुमने क्या देखा। अब मान के चलिए मैं अपने सेशन के बारे में आपसे पूछूं, हाउ डू यू लाइक दीज सेशंस, हाउ डू यू लाइक दीज सेशंस। अब ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं। जब हमको किसी से भी पूछना पड़ता है कि आपको ये चीज कैसी लगी, मान के चलिए आपने किसी को चाय पकड़ाई बना के, अब आपको पूछना है चाय कैसी लगी, तो नॉर्मल कहेंगे हाउ डिड यू लाइक द टी। लाइक वर्ड अपनी तरफ से हम जोड़ करके कह देते हैं, सो हाउ डिड यू लाइक द टी। अब मैं आपसे पूछूं आपको मेरे सेशंस कैसे लगते हैं, हाउ डू यू लाइक माई सेशंस, राइट। अब आप अपना इसमें कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करिए इंग्लिश में, और एक दो सेंटेंस बढ़ा चढ़ा करके लिखिएगा। यानी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कि मतलब 2-3 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करिएगा। अच्छे लगते हैं तो क्यों लगते हैं, बुरे लगते हैं क्यों लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, लेंदी लगते हैं, कैसे भी लगते हैं,
राइट। पूरी बात को बताने की कोशिश करिएगा, हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करेंगे। सो लिखिएगा, ओके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। ऐसा तुमने क्या देखा, अब मान के चलिए किसी बंदे ने कहा दे लुक मोर ऑफ टेनेंट्स, दे लुक मोर ऑफ टेनेंट्स। अब बंदा पूछ रहा है ऐसा तुमने क्या देखा उनके अंदर। अब ये फीलिंग है, ऐसा तुमने क्या देखा। सिंपल, आप देखिए शब्दों को यहाँ पर हमको भूलना पड़ेगा। आपका ये हाउ कैन यू से दैट, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन अगर शब्दों पे ही हम आ जाएं तो आप कह सकते हैं व्हाट डिड यू नोटिस, व्हाट डिड यू नोटिस। आप ऐसे कह सकते हैं ऐसा तुमने क्या देखा। देखिए इसको मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट क्यों नहीं किया है, व्हाट डिड यू सी लाइक दैट, लेकिन वो फीलिंग बदल जाएगी, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मान के चलिए मुझसे किसी ने कहा दे लुक मोर ऑफ टेनेंट्स, तो मैं उसका ऑब्जर्वेशन पूछ रहा हूं ऐसा तुमने क्या देखा, तो मैं कह सकता हूं व्हाट मेड यू थिंक सो, व्हाट डिड यू नोटिस दैट मेड यू थिंक सो। आप ऐसे कह सकते हैं व्हाट डिड यू सी, ऐसा तुमने क्या देखा दैट मेड यू थिंक सो, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। दे लुक मोर ऑफ टेनेंट्स टू यू, व्हाट डिड यू सी दैट मेड यू थिंक सो। यानी कि दे लुक टेनेंट्स टू यू, आपको ये किराएदार लग रहे हैं। दे लुक टेनेंट्स टू यू, व्हाट डिड यू सी दैट मेड यू थिंक सो। तुमने ऐसा क्या देखा जो आपको ये ऐसे लग रहे हैं, जो आप ऐसा सोचने लगे ना, क्योंकि ये लोग ज्यादा सामान नहीं लाए। अब बंदा रिप्लाई कर रहा है दे लुक मोर ऑफ टेनेंट्स, ये किराएदार जैसे ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि ये लोग ज्यादा सामान नहीं लाए हैं। बिकॉज दे हैवंट ब्रॉट मच स्टफ, बिकॉज दे डोंट हैव मच स्टफ, बिकॉज दे हैवंट ब्रॉट मच स्टफ। देखिए ये वाला इसमें बी आर है, राइट। आर ब्रिंग का ये होता है थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना और बाय का मतलब होता है खरीदना। अब यहाँ पर लाने की बात करी जा रही है, बिकॉज दे हैवंट ब्रॉट मच स्टफ, ज्यादा सामान लेकर के वो नहीं आए हैं। दैट्स वाई आई थिंक दे आर टेनेंट्स, इसलिए मुझे लगता है वो किराएदार हैं। आप इसको ऐसे बोल दीजिए बिकॉज दे डोंट हैव मच स्टफ विद देम, बिकॉज दे डोंट हैव मच स्टफ विद देम, उनके साथ में ज्यादा सामान नहीं है। हिंदी में हम नहीं कहते, विद का मतलब है उनके पास, इस कंडीशन में बिकॉज दे डोंट हैव मच स्टफ विद देम, उनके पास ज्यादा सामान नहीं है। इसी चीज को आप ऐसे बोल दीजिए बिकॉज दे आर नॉट कैरिंग मच स्टफ, दे आर नॉट कैरिंग मच स्टफ। आईएनजी फिर हमने यहाँ पर लगा दिया, राइट। भले उनके हाथ में अभी सामान नहीं है, लेकिन ये बोलने का लहजा है और ये हमको सीखना पड़ता है, सुनना ही पड़ेगा। और उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दो बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हमारे पड़ोस में किराएदार आए हैं, किराएदार हैं या मकान खरीदा है, तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस जब आप लिखेंगे, देखेंगे, स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्यादा सीखने का नहीं है। और उसके बाद में फिर ऐसा नहीं है सिर्फ चैटिंग करनी है फोन पे। जब आप बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स के साथ, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, अपने लेवल का पार्टनर चूज करिए, उनसे बातचीत करिए। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपको बिना बोले इंग्लिश में फ्लुएंट बना दे। गेटिंग माय पॉइंट, बोलना आपको पड़ेगा। पर्सनल क्लास अगर आप लेते हैं तो फिर आपको कॉस्टिंग पता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने लेवल का पार्टनर चुन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर कॉन्वर्सेशन के दौरान पूरा दिन जो भी कंफ्यूजन वगैरह रह जाते हैं, शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर हम आते हैं। शाम को डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं कि किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई सेंटेंस नहीं फॉर्म करना आ रहा, किसी ग्रामेटिकल रूल को लेकर के कंफ्यूजन है कि इसकी ग्रामर समझ नहीं आ रही, इस सेंटेंस को मैं ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहता हूँ, सही रहेगा गलत रहेगा, फीलिंग बदलेगी नहीं बदलेगी। तो जब आप लाइव सेशन में बैठेंगे, मुश्किल से 15 दिन लगने चाहिए सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने में, पूरी ग्रामर समझने में, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में। और अगले 15-20 दिन, 1 महीना बहुत मान लो, अगर आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ डाउट क्लियर करते जाएंगे, 1-1.5 महीने के अंदर इतनी इंग्लिश आपको बोलनी आ जानी चाहिए कि सामने वाला ये ना कह पाए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, राइट। बोल के प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, और भाई ये 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं। और फीस की कोई चिंता नहीं करनी है आपको, कोई मंथली फीस नहीं है हमारी। 1 टाइम छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं हम, उसके बाद आप अनलिमिटेड, जब तक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने ना लगे तब तक आप हमारी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेज में आइएगा। अब लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। कुल कितने लोग आए हैं, अगर आपको ये पूछना पड़े कुल कितने लोग आए हैं, तो हाउ मेनी पीपल हैव कम इन टोटल, इनका हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाउ मेनी पीपल हैव कम इन टोटल। आप ऐसे इसको दूसरे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलिए ये बने बने सेंटेंसेस हैं, राइट। लेकिन हम बातचीत करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस थोड़ी आते हैं, शब्द आते हैं हमारे दिमाग में, धीरे धीरे शब्द आते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं, और हमें स्ट्रक्चर्स पता होते हैं, तो उस सेंटेंस को करेक्टली एंड करते चले जाते हैं। कि भाई गलती से मुंह से एक शब्द निकल गया, मान के चलिए यहाँ से मेरे मुंह से टोटल निकल जाता,
टोटल कितने लोग आए हैं, तो मुझे सेंटेंस को सही तरीके से एंड करना आना चाहिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे नहीं, आप कह दीजिए टोटल हाउ मेनी पीपल हैव कम इन, टोटल हाउ मेनी पीपल हैव कम इन। लगाना चाहें तो आपने एम्फेसाइज करने की बात कर दी, इन देखिए हाउ मेनी पीपल हैव कम, इसका मतलब है टोटल कितने लोग आए हैं, इन लगा करके ये थोड़ा सा फीलिंग बदला, ये वो वाला इन है पहुंचने वाला, राइट। टोटल हाउ मेनी पीपल हैव कम इन, यानी कितने लोग मौजूद हैं जो आए हैं वो, हाउ मेनी पीपल हैव कम कितने लोग आ चुके हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब इन लगाया आपने तो इसकी बात हो रही जो लोग आए थे, अब कितने लोग मौजूद हैं, आने की आज चुकने की बात नहीं हो रही है। आई होप कि समझ में आया होगा ये जो छोटा सा कंफ्यूजन है, कम इन क्यों लगा रहे हैं, हाउ मेनी पीपल हैव कम कितने लोग आ चुके हैं, हाउ मेनी पीपल हैव कम इन जिस लहजे में हम हिंदी में पूछ रहे हैं कितने लोग आए हैं, हम उनकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, ना कि उनके पहुंचने की अवस्था की बात कर रहे हैं। आई होप अगर ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे समझाने के तरीके में क्या सुधार करने हैं, राइट। तो अगर आपको ये कम इन एंड नॉर्मल कम अगर हम यहाँ कह देते तो क्या डिफरेंस आ रहा है, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज। सो अभी तो कई सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है केवल 2 या 3 लोग रहेंगे। किसी ने पूछा हाउ मेनी पीपल हैव कम इन, कितने लोग आए हैं, राइट। सो अभी तो कई सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है केवल 2 या 3 लोग रहेंगे। देखिए ये बात है अभी तो, इस अभी तो के लिए हमने हमेशा से सीखा है करंटली, लेकिन करंटली होता है लॉन्गर टर्म करंटली, यानी कि लंबे समय तक अगर कुछ हो रहा है वो करंटली है, लेकिन यहां पर हम कहेंगे एज ऑफ नाउ, फिलहाल। एज ऑफ नाउ देयर आर टू मेनी, एज ऑफ नाउ देयर आर टू मेनी, बहुत सारे हैं, बट आई थिंक ओनली 2 or 3 विल स्टे। तो एज ऑफ नाउ देयर आर टू मेनी बट आई थिंक ओनली 2 or 3 विल स्टे, राइट। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, एज ऑफ नाउ अलग है, देयर आर टू मेनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काउंटेबल है। सो एज ऑफ नाउ देयर आर टू मेनी बट आई थिंक ओनली 2 or 3 विल स्टे, मुझे लगता है 2 या 3 ही लोग यहाँ पर स्टे करेंगे, यानी कि रहेंगे। इस स्टे का मतलब भी है रहना, स्टे का मतलब ये नहीं रुकेंगे, स्टे मतलब है ना वेयर डू यू स्टे, राइट, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे, और भी कई सारी चीजें कही जा सकती है, वेयर डू यू रिसाइड, राइट। तो डिपेंड करता है कि चारों शब्दों का मतलब है रहना, डिपेंड करेगा किस लहजे में बात हो रही है, उस सिचुएशन के हिसाब से वर्ड चूज करना पड़ेगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जाओ जाकर उनसे जान पहचान कर लो, जाओ जाकर उनसे जान पहचान कर लो। देखिए इस सेंटेंस को कई तरीके से कहा जा सकता है। एक नॉर्मल तरीका होगा गो गेट टू नो देम, जाओ जाके जान पहचान कर लो, गो गेट टू नो देम। अब गेट का हम यहाँ पर अगर जो हमने मीनिंग सीखा है वो लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा, ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है किसी से जान पहचान करने का। आई वांट गेट टू नो यू, मैं आपसे जान पहचान करना चाहता हूँ, या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ, कई जगह यूज कर सकते हैं, सिचुएशन से कनेक्ट कर लिए। सो गो गेट टू नो देम। आप इसी चीज को एक और तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल साउंड करेगा, गो गेट अलॉन्ग विद देम। जान पहचान करने का मतलब एक्चुअल में होता है गेट अलॉन्ग, लेकिन पुराने जमाने में होता था, अब नहीं होता है। गो गेट अलॉन्ग विद देम यानी कि जाओ उनसे जान पहचान कर लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, लेकिन ग्रामर पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि यहाँ पर लगा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते गो गेट टू नोइंग देम, गो गेट टू नोन देम। इतनी ग्रामर की गलती मैं नहीं समझता कि कोई करता होगा, या आप भी करते होंगे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो ग्रामर आपको ऑलरेडी आती है, यू जस्ट नीड टू लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नाउ एंड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली। बोलने की आदत डालनी है ज्यादा। नाउ शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, गो गेट टू नो देम, जाओ जाके जान पहचान कर लो, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। अब देखिए मे बी दे नीड समथिंग, सिंपल आपने सेंटेंस कह दिया, गो गेट टू नो देम मे बी दे नीड समथिंग, गो गेट टू नो देम मे बी दे नीड समथिंग। हो सकता है उनको किसी चीज की जरूरत हो। अब इस सेंटेंस को देखिए, कंफ्यूज हो रहे हैं आप या नहीं हो रहे हैं, दे माइट नीड सम हेल्प, गो गेट टू नो देम दे माइट नीड सम हेल्प। अब माइट तो हम संभावना के लिए, पास्ट और फ्यूचर के लिए लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो दे माइट नीड सम हेल्प, हो सकता है उनको किसी हेल्प की जरूरत हो। सही कहा। अब बंदा कह रहा है कि यार सही कहा तुमने यार, जाकर के मुझे देखना चाहिए। अब ये वाला जो सही है, यू सेड इट राइट, मजा नहीं आएगा। यहाँ पर हम जब आश्वासन मतलब तारीफ कर रहे हैं तो वेल सेड, तुम्हारी बात अच्छी लगी, राइट। सही तरीके से नहीं कहा, सही कहा, यू सेड इट करेक्टली, तो इसका मतलब हुआ यू मेड दिस सेंटेंस करेक्टली, आपने ये सेंटेंस सही बनाया। तरीके की बात हो गई, राइट। और जो बात की बात है कि सही कहा, तुमने जो कहा वो सही है, तो वेल सेड, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीजें कैसे समझ में आती हैं, रियल सिचुएशन में बातें करनी पड़ेंगी और रियल इंग्लिश सुननी पड़ेगी कि कौन सी सिचुएशन में सेंटेंस कौन सा बोला गया, कौन से शब्द बोले गए।
राइट। तो लाइव क्लासेस में आइए, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। इसके बारे में अगर फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम अहेड, गुड बाय।